Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss important news item for from UPSC point of view of 24th अप्रैल 2025 24 अप्रैल 2025 को जो PIB में important न्यूज़ आई थी उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 24 अप्रैल को हम सभी जानते हैं नेशनल पंचायती राज डे होता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है। और इसको लेकर के हमने कल के वीडियो में भी बात की है डिटेल में। और उसका जो मेन इवेंट हुआ है वो हमको याद रखना है, वो कहाँ हुआ है? मधुबनी में हुआ है। मधुबनी जो है वो कहाँ है? बिहार में है। आप अगर चाहें तो कल्चर के मामले में मधुबनी पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। और मधुबनी का जो इलाका है वो बिहार के मिथिला इलाके में माना जाता है, मिथिलांचल में माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बिहार में जो है इस बार चुनाव है और बहुत सारे इवेंट्स बिहार में हो रहे हैं। और मखाना बोर्ड, इस बार का जो हमारा बजट है उसमें जो मखाना बोर्ड है वो भी बिहार में बनाने के लिए घोषणा की गई है। मखाना जो है इसको इंग्लिश में फॉक्स नट बोला जाता है एंड फॉक्स नट इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ सुपर फूड। ठीक है, जिसमें बिल्कुल लो फैट होता है, जीरो फैट होता है एंड इट इज हाई एनर्जी गिविंग। इसलिए मखाना की डिमांड जो है वो दुनिया भर में बढ़ी है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और पीआईबी में जो हर एक चीज़ दी रहती है वो मतलब बहुत ही काम की होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स कौन सा साल है? 2025। अभी जो सीडीएस का आपका पेपर हुआ था अप्रैल में, उसमें पूछा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स क्यों बनाई गई थी। ठीक है, तो उसका कारण यही था क्योंकि 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया गया है, तो इसलिए यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछे। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। तो आज दूसरी आगे बढ़ते हैं। जो आज हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू स्टील। इंडिया स्टील 2025 प्रोग्राम अभी हुआ है, कल प्राइम मिनिस्टर ने उसको एड्रेस किया है। ठीक है, तो इंडिया स्टील प्रोग्राम 2025 ये कहाँ पर हुआ है? सबसे पहले तो हम एक चीज़ याद रखेंगे कि मुंबई में हुआ है। ठीक है, तो एक फैक्ट हमारा हो गया, इंडिया स्टील 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन मुंबई। ठीक, दूसरा जो है प्रधानमंत्री जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि स्टील हैज़ प्लेड स्केलेटन लाइक रोल इन द मॉडर्न इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। स्टील इज द पावर बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी। ठीक है, तो मॉडर्न जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं या मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें स्टील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड इट हैज़ प्लेड अ रोल ऑफ स्केलेटन। इसके अलावा जो एक और फैक्ट हमको याद रखना है वो ये है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया जो है वो स्टील का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। अब स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में कब शुरू हुआ था ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ जो स्टील प्लांट है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये 1907 में जमशेदपुर में इसको बनाया गया था। ठीक है, जमशेदपुर, टाटा का ग्रुप जमशेदपुर अब जो है वो उन्हीं के नाम से ही जाना जाता है, जमशेदजी टाटा के नाम से। तो टिस्को जो है पहला प्लांट, स्टील प्लांट था इंडिया का। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे यहाँ जब पोस्ट इंडिपेंडेंस में सेकेंड 5 ईयर प्लान जब हमारा आया तो वहाँ पर हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया। और सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो है वो 3 स्टील प्लांट्स हमारे यहाँ बनाए गए। ठीक है, कौन कौन से स्टील प्लांट्स बनाए गए? एक स्टील प्लांट बनाया गया भिलाई में। ठीक है, दूसरा बनाया गया आपका राउरकेला में और उसके बाद जो है वो बनाया गया दुर्गापुर में। ठीक है, दुर्गापुर इन इट इज इन वेस्ट बंगाल, भिलाई इज इन छत्तीसगढ़ और पहले जब ये बना था तब मध्य प्रदेश के अंदर था एंड राउरकेला इज इन उड़ीसा। ठीक है, और भिलाई वाला जो प्लांट है वो बनाया गया सोवियत असिस्टेंस से, राउरकेला वाला जो प्लांट है वो बनाया गया वेस्ट जर्मनी के असिस्टेंस से और दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है वो बनाया गया हमारा ब्रिटेन की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद जो है बाद में एक बोकारो स्टील प्लांट भी बना। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो जो है वो झारखंड के अंदर है एंड इसको भी बनाया गया था सोवियत असिस्टेंस से। ठीक है, तो 2 बी वाले हमारे भिलाई और बोकारो ये दोनों बनाए गए सोवियत असिस्टेंस के साथ। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर वो सालेम का स्टील प्लांट है तमिलनाडु के अंदर, भद्रावती स्टील प्लांट इज इन कर्नाटका। और अभी जो जो सबसे बड़ी कंपनी है जो स्टील को मैनेज करती है वो कौन सी है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इट इज़ अ महारत्न कंपनी। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारी नेशनल स्टील पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट ने कितने का टारगेट रखा है? टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 300 मिलियन टन्स ऑफ स्टील बाय 2030। तो 2030 तक
कितने मिलियन टन्स इंडिया को प्रोड्यूस करना है? 300 मिलियन टन्स की हमारी कैपेसिटी होगी स्टील प्रोडक्शन की, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नाउ जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और चीज़ हाईलाइट की है कि जो हमारा पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन है वो अभी कितना है? नियरली 98 किलोग्राम्स, ठीक है। और इसको 2030 तक कितना बढ़ाना है? 160 किलोग्राम्स बाय 2030, ठीक है। तो जो नेशनल स्टील पॉलिसी है उसके अंतर्गत हमको दो काम के फैक्ट याद रखने हैं। पहला ये कि जो टारगेट है 2030 का वो कितना है? 300 मिलियन टन। और पर कैपिटा कंजम्पशन कितना बढ़ाना है? 98 से 160 किलोग्राम्स बाय 2030, ठीक है। एंड स्टील के बारे में हमने पहले भी बात की कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। और जो स्टील सेक्टर है हमारा उसमें जो दिक्कत है वो ये है कि इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर निकल, कोकिंग कोल एंड मैंगनीज। तो ज़्यादातर जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, जो ज़रूरत रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे निकल है, कोकिंग कोल है एंड मैंगनीज है, इसके लिए इंडिया इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये स्टील सेक्टर का एक चैलेंज है जो अगर कभी आप इंडस्ट्रीज के बारे में आंसर लिखें मेंस में तो आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। एंड जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डेट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। और उन्होंने जो है एक स्टार्टअप के लिए एक नया कैंपेन चलाया है, सेकेंड एडिशन है उसका, सुफलम। सुफलम का फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जाने रहिएगा कि सुफलम जो है वो किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स, ठीक है। तो स्टार्टअप जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने जो है वो ये कैंपेन चलाया है, सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर्स, ठीक है। बस यही आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, और बाकी कोई चीज़ पूछी नहीं जाएगी। देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन, ठीक है। तो अभी इसको लेकर के क्यों न्यूज़ आई है? क्योंकि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक चल रहा है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक मनाया जाता है? 24 टू 30 अप्रैल, 24 से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण, ठीक है। एंड कल जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन शुरू किया है 2025-2026, ठीक है। तो कौन सा कैंपेन शुरू हुआ है? नेशनल जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन। और इंडिया ने ये टारगेट किया है कि वी विल एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला बाय 2026, ठीक है। तो 2026 तक मीजल्स और रूबेला को एलिमिनेट करना है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीबी एलिमिनेशन जो है वो कब के लिए रखा है? 2025 के लिए रखा है। 2025 तक हम जो है वो टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। इसके पहले हम पोलियो को जो है वो एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। पोलियो एलिमिनेशन इंडिया से हो चुका है। अब दो शब्द आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जब भी ऑप्शन में अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमिनेशन और इराडिकेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जब किसी स्पेसिफिक रीजन से, जैसे मान लीजिए कि साउथ एशिया से कोई बीमारी चली जाए या इंडिया से कोई बीमारी चली जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? एलिमिनेशन। और इरेडिकेशन क्या होता है? एक दूसरा शब्द है इरेडिकेशन। एक जैसे दिखते हैं पर इनका मतलब अलग अलग होता है। इरेडिकेशन का मतलब होता है जब वो दुनिया से चली जाए बीमारी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड उसका कोई भी केस ना मिले, देन दैट डिसीज विल बी कॉल्ड एज इरेडिकेटेड, ठीक है। तो दुनिया में अभी तक माना जाता है कि सिर्फ एक बीमारी है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, जिसको 1979 में इरेडिकेट किया जा चुका है। बाकी जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे पोलियो हो चाहे और भी बीमारियां हो, उनको एलिमिनेट किया गया है, ठीक है। तो इस एक फैक्ट को हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है और मीजल्स एंड रूबेला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मीजल्स एंड रूबेला आर हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीजेस, ठीक है। तो आप एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि ये कैसी डिसीज है, किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। दीज आर हाईली वायरल डिसीजेस एंड दे कैन लीड टू सीरियस इलनेसेस, लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस एंड इवन डेथ, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। और एलिमिनेशन का टारगेट तो हमने देख ही लिया है। और जो मीजल्स रूबेला का वैक्सीन है वो कब लगता है, ठीक है। कई बार आपसे प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है। तो वो 9 से 12 महीने एंड 16 से 24 महीने के एज पर लगता है। तो याद रखिएगा 9 से 12 महीने के बीच में एंड 16 टू 24 मंथ्स ऑफ एज के बीच में मीजल्स रूबेला के वैक्सीन लगता है। इसके बाद जो है यहाँ पर हमारा
जो नेक्स्ट है वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो भारत सरकार चलाती है, एंड इट प्रोवाइड्स वैक्सीन टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं उनको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कवर किया जाता है। और इसके अंदर जो है वो 12 जो हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं, जैसे कि पोलियो, मीजल्स, रूबेला, डिप्थेरिया, टिटनेस, रोटा वायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी और बाकी जो अन्य बीमारियां हैं उनके लिए कवर किया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कितनी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, 12 वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। ठीक है, और ये बीमारियां भी याद रखिएगा, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, डिप्थेरा, टिटनेस, रोटावायरस, डायरिया एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, जिनके प्रोटेक्शन के लिए ये लगाया जाता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का फायदा क्या हुआ है? फायदा ये हुआ है कि इट हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी रेट्स एंड कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिसीजेस एमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। तो जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का, वो 45 से घट करके 32 पर आ गया है इन 2020। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और 2014 के बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 6 नई वैक्सीन को जोड़ा गया है, इंक्लूडिंग मीजल्स रूबेला वैक्सीन। ठीक है, तो ये एक फैक्ट भी हम लोग याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, एंड नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है। एंड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल जो है डिजी लॉकर के माध्यम से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देने का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर के जरिए मिलेंगे और आने वाले समय में उसको एक और पोर्टल के साथ लिंक किया जाएगा, और उसके बाद जो स्पोर्ट्समैन है हमारे, उनको पैसा जो अवार्ड सरकार देती है वो डायरेक्टली उनके खाते में आ जाएगा, डीबीटी हो जाएगा, और उनको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग जगह धक्के नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप कभी भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए होंगे तो आपको पता होगा कि फॉर्म अप्लाई करना और फॉर्म ढूंढना और ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब हैरेसिंग हो जाती हैं। ठीक है, बहुत परेशान करने वाली हो जाती हैं। तो ये जो है एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का इस तरफ, कि खिलाड़ियों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े, खिलाड़ी खेलें लेकिन उनके साथ सिस्टम ना खेले। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो है वो नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च जो है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में बनाया गया है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च याद रखिएगा कहाँ पर है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली। और इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है वो एक इंडोर स्टेडियम है जो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। इसके अलावा जो इंडिया स्पोर्ट्स में एक मेजर इनिशिएटिव ले रहा है वो ये कि 2036 के जो ओलंपिक्स हैं उसको होस्ट करने की इंडिया कोशिश कर रहा है, 2036 ओलंपिक्स। एंड एट द सेम टाइम 2030 के जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, CWG गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उसके लिए भी इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये हमारी 2 स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई न्यूज़ हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। Please do like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.